प्रणाम। मैं रोहित वशिष्ठ विक्रमशिला ईएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 भैया ऋषिकेश का छात्र आज आपके सम्मुख संविधान का पार्ट, प्रियम्बल और शेड्यूल्स एवं संविधान के सोर्सेस आपके सम्मुख बताना चाहूंगा एवं कुछ अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी बताऊंगा। तो सर्वप्रथम प्रियम्बल। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens to justice, social, economical, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the union and integrity of the nation and unity and integrity of the nation, and in this our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। अब मैं इसी को हिंदी में बताना चाहूंगा। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उसे बढ़ाने के लिए या उसे प्राप्त कराने के लिए उसे प्राप्त कराने के लिए सभी में पाई जाने वाली बंधुता और बंधुता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को अपनी इस संविधान सभा में मिति मार्क्स 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें जो ये टर्म्स यूज किए गए, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, या फिर जस्टिस को न्याय, जो कि 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। तो ये न्याय सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं 3 प्रकार के न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसी प्रकार जो 3 शब्द हैं, जस्टिस और इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्द फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो इन्हें हम 3 आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 3 शब्द जो कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ द 1976 से लिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से लिए गए हैं। इसके बाद यदि मैं आगे शेड्यूल्स पे आऊं तो हमारे संविधान में मूल रूप से 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियां थी, और अब वह बढ़कर 12 हो चुकी हैं समय के साथ। जब से संविधान लागू हुआ तो 9th जो अनुसूची थी वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से जुड़ी, 10th जो अनुसूची थी वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से जुड़ी, और जो 11th
अनुसूची थी वो जो 11th शेड्यूल है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जुड़ा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से जुड़ा, और जो 12th अनुसूची है या फिर 12th शेड्यूल है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जुड़ा। अब यदि मैं अनुसूचियों को विस्तार से बताऊं, पहली अनुसूची, 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में मूल रूप से हैं। पहली अनुसूची जो कि नेम ऑफ द स्टेट्स एंड, पहला पॉइंट होगा कि नेम ऑफ द स्टेट्स एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शंस, और इसी में दूसरा पॉइंट होगा नेम ऑफ द यूनियन एंड देयर एक्सटेंट। तो इसमें स्टेट्स के नाम हैं और स्टेट्स के ज्यूरिसडिक्शंस हैं, ऐसे यूनियन के नाम है और यूनियन टेरिटरीज के ज्यूरिसडिक्शंस हैं। सेकंड जो अनुसूची है, जो सेकंड शेड्यूल जो है वो है प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रिविलेजेस, emoluments, allowances and privileges and so on of। अब इन 9 पदों के या इन 9 पोस्ट के जो मैं आगे बताने वाला हूं उनके बारे में है ये कि प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रिविलेजेस, अलाउंसेस एंड emoluments ऑफ दीज पोस्ट्स। कौन कौन से पोस्ट हैं? तो 9 पोस्ट हैं, वो हैं दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड है गवर्नर ऑफ इंडिया, थर्ड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फोर्थ है दी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिफ्थ है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सिक्स्थ है कि द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सेवेंथ है द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, एट्थ है द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड नाइन्थ एंड लास्ट है द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये 9 पोस्ट की प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस किसमें दी गई है? सेकंड शेड्यूल में दी गई है। ऐसे ही थर्ड शेड्यूल में क्या है? थर्ड शेड्यूल या फिर तीसरी अनुसूची में दिया गया है प्रोविजंस रिलेटिंग टू ओथ्स एंड एफर्मेशंस, ओथ और एफर्मेशंस। तो इन पोस्ट की जो मैं पोस्ट बताने वाला हूं उनकी ओथ्स और एफर्मेशंस दी गई हैं। ओथ्स या फिर जो शपथ होती है वो दी गई है। अब 9 पोस्ट कौन कौन सी हैं? पहला है यूनियन मिनिस्टर्स, जो भी यूनियन के मिनिस्टर्स होते हैं, संघ के मंत्री होते हैं। सेकंड स्टेट मिनिस्टर्स, थर्ड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फोर्थ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, फिफ्थ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सिक्स्थ the candidates for election to the parliament, sixth the candidates for election to the state legislature, then eighth the member of parliament, ninth the member of state legislature। तो इन 9 की ओथ्स एवं एफर्मेशंस थर्ड शेड्यूल में दी गई हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि किन 2 जो पोस्ट हैं उनकी ओथ्स सेम होती हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होती हैं उनकी जो ओथ्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, जो कि थर्ड शेड्यूल में दी गई हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रेसिडेंट की ओथ है वो इसमें नहीं दी गई है ना, वो 60th आर्टिकल में दी गई है। अब मैं आगे बढ़ूं, फोर्थ शेड्यूल पे बढ़ूं। फोर्थ शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ऑफ द स्टेट्स की जो भी राज्यसभा में सीट्स होंगी वो किसमें दी गई है? फोर्थ शेड्यूल में दी गई है। जैसे कि उत्तराखंड की 3 सीट्स राज्यसभा के लिए हैं, उत्तराखंड की, ऐसे ही उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य, उसकी भी 3 सीट्स हैं राज्यसभा में। ऐसे ही जो दिल्ली है, जो कि हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, उसकी भी कितनी सीट्स हैं? 3 सीट्स हैं राज्यसभा में। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश, 31 सीट्स राज्यसभा की उत्तर प्रदेश की हैं।
उसके बाद यदि हम शुरुआत से 4 बोले कि शुरू के जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश 31, फिर है उत्तर प्रदेश के पश्चात महाराष्ट्र की 18 सीट्स, देन है महाराष्ट्र की 19 सीट्स, देन है तमिलनाडु की है 18 सीट्स, और फिर है बिहार जिसकी है 16 सीट्स। तो इसका क्रम क्या है शुरुआत से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार, ये शुरू की 4 हैं। यदि हम लास्ट की 4 की भी बात करें तो लास्ट में तो 1-1 है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं 7 स्टेट्स, उसमें से बाकी की जो 6 स्टेट्स हैं आसाम को छोड़ के उन सभी की 1 सीट है, सिक्किम की भी 1 सीट है और आसाम की 7 सीट्स हैं। तो ऐसे करके हम इनको एक साथ याद कर सकते हैं, एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ऑफ द स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल की ओर में यदि बढ़ो, शेड्यूल 5 या फिर अनुसूची 5, अनुसूची 5 में है provisions relating to the administration and control of scheduled areas and tribal areas, तो provisions relating to the administration and control of scheduled and tribal areas, ये है 5th शेड्यूल। 6th शेड्यूल क्या है? 6th शेड्यूल भी लगभग सेम है, परंतु उसमें 4 राज्यों का उल्लेख है। किन 4 राज्यों का उल्लेख है? तो मेघालय, असम, त्रिपुरा एवं मिजोरम। मेघालय, असम एवं त्रिपुरा, मिजोरम। और ये है 6th शेड्यूल है। 6th शेड्यूल, इसको यदि मैं बोलूं तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू दीज स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल की ओर यदि मैं बढ़ूं तो वो होगा 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। तो इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने, अगर मूलभूत संविधान की हम बात करें, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो उसमें 97 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में थे। अभी ये घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसे स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे और उसमें हम संख्या बढ़ाते हैं या फिर उसमें घटाते रहते हैं। ऐसे ही कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि जिसमें मूलभूत संविधान या फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 47 सब्जेक्ट्स थे। तो यूनियन लिस्ट में जो रूल बनाने का अधिकार होता है वो पार्लियामेंट को होता है, यूनियन पार्लियामेंट जो है उसको होता है। जो स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का या फिर लॉ बनाने का अधिकार किसका होता है, तो वो स्टेट्स का होता है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उस पे दोनों अधिकार बना सकते हैं, स्टेट भी और यूनियन भी अधिकार, मतलब पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी अधिकार बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव कोई भी अधिकार बना सकता है, परंतु यदि दोनों क्लैश होता है तो यूनियन का जो या पार्लियामेंट का जो अधिकार, जो लॉ होगा वो डोमिनेंट होगा स्टेट के लॉ पे। तो ये 7th शेड्यूल है। इसके बाद 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल है लैंग्वेजेस का, जो कि हमारे संविधान में, मूलभूत संविधान में या फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी और अब वो 22 हो चुकी हैं बढ़ करके, और ये विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा हुई हैं। 14 यदि मैं लैंग्वेजेस सुनाऊं तो 14 कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो वो होंगी आसाम या फिर असमीज, बंगाली, और जो ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थी, है ना, तो ये है असमीज, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, मराठी और गुजराती एवं हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी और उर्दू। ये 14 लैंग्वेजेस हमारी 8th शेड्यूल में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थी। अब 8 जो अदर लैंग्वेजेस हमारी जुड़ी हैं वो विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा टाइम पे जुड़ी हैं, तो उनको मैं बताऊंगा कि पहला जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से सिंधी भाषा को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। इसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से 1992 से किसको जोड़ा गया, तो KMN, कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को जोड़ा गया, किसके द्वारा, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा। इसके बाद
4 भाषाओं को बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से हमारे 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। इसके बाद एक और रिफॉर्म हुआ, वो कोई भाषा जोड़ी नहीं गई, परंतु ओडिया का नाम बदलकर ओरिया कर दिया गया। तो 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से उसका नाम ओडिया कर दिया गया। इसके बाद अब यदि मैं 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आऊं, 9th अनुसूची पे आऊं, तो ये 8th जो 8 तक अनुसूचियां थी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थी। अब जो 9th अनुसूची है या फिर 9th शेड्यूल है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से जोड़ी गई। ये क्या है? तो ये है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम है और लैंड रिफॉर्म्स इसमें उपस्थित हैं। इसके बाद जो 10th शेड्यूल है वो है, या फिर 10वीं अनुसूची जो है वो किससे जोड़ी गई? तो वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से जोड़ी गई। और इसमें क्या है? तो इसमें है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, यदि वो दल परिवर्तन करते हैं या फिर तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन होता है। ये किस में है? ये 10th शेड्यूल में है। इसके बाद यदि मैं 11th शेड्यूल पे बढ़ूं, 11th शेड्यूल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया? वो जोड़ा गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से जोड़ा गया। दी पंचायत, इसमें पंचायत के सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ हम 12th शेड्यूल को भी पढ़ते हैं, दोनों साथ ही में जोड़े गए। तो वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से जोड़ा गया। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा गया था। कौन सा? पंचायत वाला। तो दी पंचायत एंड दी म्युनिसिपैलिटीज, जो 11th है वो दी पंचायत है, जो 12th शेड्यूल है वो दी म्युनिसिपैलिटीज है। जो द पंचायत है उसमें 29 मैटर्स हैं। 29 मैटर्स मतलब उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर पंचायत को काम करना होता है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट हो गया या फिर फिशरीज हो गया, ये सब, या फिर वुमेन वेलफेयर, ऐसे 29 सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं 11th शेड्यूल में पंचायत के। अब यदि मैं 12th शेड्यूल पे बात करूं तो म्युनिसिपैलिटीज के 18 मैटर्स हैं, मतलब 18 सब्जेक्ट्स हैं जिसपे म्युनिसिपैलिटीज को काम करना होता है। वो सब्जेक्ट दिए हुए हैं 12th शेड्यूल में, जैसे कि क्रिमेशंस हो गया या फिर जिसपे जो इससे अलग है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, पंचायत से अलग हैं। तो ये सारी शेड्यूल्स हैं। इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं पार्ट्स की ओर, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूलभूत रूप से 22 पार्ट्स थे और अभी भी 22 पार्ट्स ही हैं। और अनुच्छेद की बात करो तो अनुच्छेद भी 395 अनुच्छेद थे या फिर आर्टिकल्स थे, और अभी भी 395 आर्टिकल्स हैं। उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ते हैं तो वो ए जुड़ जाता है, और जैसे कि 51 ए जुड़ जाता है, या फिर ऐसे ही हम ए पढ़ रहे होते हैं। पर जो 395 नंबर है ये आगे नहीं बढ़ता है। तो 395 आर्टिकल्स हैं और 22 पार्ट्स हैं। अब मैं पार्ट्स की ओर बढ़ूंगा। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, या फिर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये कहां से कहां तक है? तो ये आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4 तक है। और आर्टिकल नंबर 1 में तो वही है, इंडिया दैट इज भारत दैट इज इंडिया, ऐसे करके दिया है ना। और सेकंड जो आर्टिकल है उसमें ऐसे दिया है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एंड थर्ड जो आर्टिकल है वो उसमें दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ऐसे ही फोर्थ में भी है। और ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। कहां से? आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो है सिटीजनशिप या फिर नागरिकता। ये कहां से कहां तक है? तो ये आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक ये विस्तृत है नागरिकता हमारे संविधान में। इसमें भारत की नागरिकता या फिर पाकिस्तान से जो इमिग्रेंट्स आए हुए हैं उनके जो पहले आए हुए हैं उनकी नागरिकता के विषय में है। इसके बाद यदि मैं या फिर एनआरआई जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हैं उनके बारे में है, नॉन डिसाइडिंग इंडियंस हैं उनके बारे में है, उनकी सिटीजनशिप के बारे में है। इसके बाद यदि मैं पार्ट 3 पे आऊं, फंडामेंटल राइट्स पे आऊं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स। ये कहां से लिए गए थे? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं? मूल संविधान में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब नहीं है, वो अब एक लीगल राइट बन चुका है। किससे बना? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से वो अब 300A में लीगल राइट बन चुका है और वो अब इसमें नहीं है। इसके बाद तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कहां से कहां तक है? तो राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। इससे पहले जो 12 और 13 छूट गए हैं, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहां से कहां तक है टोटली? फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से लेकर के 35 तक, 12 से 35 तक। और फंडामेंटल राइट्स में जो 12 और 13 है वो किसी भी इन 6 मूलभूत अधिकारों में से नहीं है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। वो क्या है? वो शुरुआत बताता है, वो ये बताता है 12 जो आर्टिकल 12 है वो है द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। स्टेट की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग दी गई है। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो डेफिनेशन है वो 12th आर्टिकल में दी गई है। इस फंडामेंटल राइट्स के लिए, सारे फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या है वो? कि जो स्टेट है वो है पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, और द लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। ये स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। ऐसे ही आर्टिकल 13 जो है वो है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन टू दी फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जो लॉ बनेंगे वो शून्य हो जाएंगे या फिर वो नगण्य हो जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स को अपोज करेंगे या फिर उनका हनन कर रहे होंगे। इसके बाद हम राइट टू इक्वलिटी पे आते हैं। राइट टू इक्वलिटी जो कि पहला फंडामेंटल राइट्स है। तो ये कहां से कहां तक है? ये 14 से और 14 से 18 तक है। इसमें आर्टिकल 14 जो है वो है इक्वलिटी बाय लॉ। ये कहां से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इक्वलिटी बाय लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इसके बाद जो 15th आर्टिकल है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये है 15th आर्टिकल। ऐसे 16th आर्टिकल है इक्वलिटी ऑफ, ऐसे 16 आर्टिकल है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही 17th आर्टिकल है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऐसे 18th आर्टिकल है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि जो टाइटल्स हैं वो सेना या फिर केवल एजुकेशन में दिए जाएंगे या फिर आर्मी में दिए जाएंगे और किसी में नहीं दिए जाएंगे। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये है 18th। तो ये हो गए राइट टू इक्वलिटी। 4 आर्टिकल्स ये हैं राइट टू इक्वलिटी के। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम, जो कि कहां से कहां तक है? ये है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें हम इसको और विस्तृत पढ़ते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 29, क्योंकि राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है। तो हमें कितनी फ्रीडम प्राप्त है वो इससे पता चलता है। इसमें सारा का सारा एक्सटेंट दिया है। तो 19(1), 19(2) ऐसे भी हम इसको पढ़ते हैं। 19 क्लॉज 1 क्या है? तो वो है प्रेस की स्वतंत्रता या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इसको कहेंगे। और सेकंड जो 19 क्लॉज 2 क्या कहता है? तो 19 क्लॉज 2 कहता है कि टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं और विदाउट आर्म्स असेंबल हो सकते हैं। ऐसे ही 19 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 3 क्या कहता है? वो कहता है टू फॉर्म एन एसोसिएशन, और इसमें बाद में ऐड किया गया कि और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से जोड़ा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। टू फॉर्म एन कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू फॉर्म एन एसोसिएशन। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में बनती हैं वो इसी फंडामेंटल राइट के आधार पे बनती हैं। कौन से फंडामेंटल राइट के आधार पे? 19 क्लॉज 3 टू फॉर्म एन एसोसिएशन। 19 क्लॉज 4, 19 क्लॉज 4 कहता है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं भी आप
जा सकते हैं या फिर घूम सकते हैं। इसके बाद 19 क्लॉज डी के बाद 19 क्लॉज ई या फिर 19 क्लॉज 5 क्या कहता है? 19 क्लॉज ई कहता है कि टू सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप किसी भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं भी आप बस सकते हैं। ये कौन सा कहता है? 19 क्लॉज ई या फिर 19 क्लॉज 5 कहता है। ऐसे 19 क्लॉज एफ या फिर 19 क्लॉज जो 6 है वो एलिमिनेटेड है। वो वही जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, और वो कहां गया है? वो 300A में लीगल राइट बन चुका है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 से, सॉरी 1978 के थ्रू। कौन सा? 19F। इसके बाद 19F के बाद 19G जो है या फिर 97th जो क्लॉज है वो क्या कहता है? वो कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू ऑक्यूपाई एनी प्रोफेशन। तो हमें कोई भी प्रोफेशन चुनने की स्वतंत्रता है। वो कौन सा कहता है? 19 क्लॉज जी कहता है। तो ये है आर्टिकल 19। इसके बाद आर्टिकल 20, ये सब हम किस पे पढ़ रहे हैं? राइट टू फ्रीडम में पढ़ रहे हैं, जो कि 19 से आर्टिकल 19 से 20 आर्टिकल 22 तक है। इसमें आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें जो जिन व्यक्तियों को, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो 21, फिर इसी के अंदर एक और आता है 21A, आर्टिकल 21A। तो ये बाद में अमेंड हुआ होगा, इसलिए 21A है। आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन। अब ये जो 21A है ये कब जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 से इस राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया। इसी के साथ साथ जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू जी। इसके बाद आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन ऑफ एनीबडी। मतलब कि किसी के डिटेंशन में, किसी का डिटेंशन किया जाता है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन इसमें दी गई है। इसके बाद जो ये होगी राइट टू फ्रीडम। हमने क्या क्या बता दिया? हमने बताया राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये कहां से कहां तक है? ये है आर्टिकल 23 से 24 तक। आर्टिकल 23 और 24, इसमें जो भी बच्चे हैं उनको, या आर्टिकल 23 है तो राइट टू ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट टू ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड लेबर। ये क्या है? आर्टिकल 23। ऐसे ही आर्टिकल 24 क्या है? तो ऐसे आर्टिकल 24 क्या है? सॉरी, ये है जो आर्टिकल 23 है वो है प्रोहिबिशन टू ट्रैफिक इन ह्यूमन, प्रोहिबिशन टू ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स एंड लेबर। देन आर्टिकल 24 क्या कहता है? तो प्रोहिबिशन टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। प्रोहिबिशन अर्थात उनको नहीं करना है, प्रोहिबिट। इसके बाद तो हमने 3 फंडामेंटल राइट पढ़ लिए। इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहां से कहां तक है? यह है आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। ये कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक है। और इसमें जो भी रिलीजन से रिलेटेड हैं, जो भी माइनॉरिटी रिलीजन है, उनके लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। तो इसके बाद है इसके बाद हम कौन सा फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं? इसके बाद हम पढ़ते हैं राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि है आर्टिकल 29 से लेकर के आर्टिकल 30 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके बाद हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़ते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि है आर्टिकल 32 से लेकर के आर्टिकल
35 तक। इसमें जो 31 है वो राइट टू प्रॉपर्टी के साथ साथ 31 वो मूव कर गया है। और अब यदि मैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे आऊं तो जो आर्टिकल 32 है वो कहता है कि राइट टू एनफोर्समेंट कन्फर्ड बाय दिस राइट्स टू एनफोर्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, अर्थात कि जो भी इस फंडामेंटल राइट्स में जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनफोर्स करने का जो राइट है वो दिया गया है किसमें, आर्टिकल 32 में। इसमें विभिन्न प्रकार की रिट्स भी दी गई हैं, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट्स होती हैं, 5 रिट्स होती हैं मेन, वो कौन कौन सी हैं, वो है हेबियस कॉर्पस, सर्टियोररी, मैंडेमस और को वारंटो एंड प्रोहिबिशन। ये 5 रिट आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। और इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं तो आर्टिकल 33 जो है वो क्या कहता है, वो जो पुलिस फोर्सेस हैं या फिर जो आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए जो पार्लियामेंट उनके लिए फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स की क्वांटिटी को कम कर सकती है। वो किसमें दिया गया है, वो आर्टिकल 33 में दिया गया है। आर्टिकल 34 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 34 में है कि मार्शियल लॉ, जब भी किसी एरिया में मार्शियल लॉ लगता है तो उस समय फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उसके बारे में किसमें दिया गया है, उसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 35 में लेजिस्लेशन को पावर दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कर सकता है। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें जो आर्टिकल 32 था उसको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। किसको, आर्टिकल 32 को। तो हमने 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े। यदि मैं इनको एक बारी में बताऊं तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये कहां से कहां तक थे, ये थे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। इसके बाद हम पढ़ते हैं डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव स्टेट डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहां से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। कौन, डीपीएसपी। कहां से कहां तक है, तो ये है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, 51A तक क्या है, डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इनको जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें उसको ये मतलब ये वाद योग्य नहीं है। इस पर हम कोई भी आरोप नहीं लगा सकते हैं सरकार पे या फिर गवर्नमेंट पे कि ये एनफोर्स होने जरूरी हैं, परंतु ये सरकार के लिए गाइडलाइंस की तरह उपयोग में लाए जाते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इनको देख करके अपनी पॉलिसीज बनाती है, गवर्नेंस पॉलिसीज बनाती हैं। तो ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात अप्रवर्तनीय है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रवर्तनीय होते हैं या फिर वो वाद योग्य होते हैं। कहां, सुप्रीम कोर्ट में। तो जो डीपीएसपी हैं वो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51A तक है। इसमें कुछ हम गांधीयन डीपीएसपी पढ़ते हैं, जैसे कि गांधीयन डीपीएसपी में एक इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है आर्टिकल 40, जो कि है जो पंचायत के गठन को, जो पंचायत का गठन है उसको बल देता है, वो एक गांधीयन डीपीएसपी है। ऐसे ही अन्य भी डीपीएसपी हैं जो हम इसमें पढ़ते हैं, गांधीयन डीपीएसपी में पढ़ते हैं। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से डीपीएसपी में है, तो वो है आर्टिकल 39 के घ या फिर आर्टिकल 39 के क्लॉज 4 में या फिर आर्टिकल 39 के क्लॉज डी में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 के क्लॉज डी में उपस्थित है। ऐसे ही यूसीसी जो कि उत्तराखंड में हाल ही में लागू हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो किसमें है, तो वो आर्टिकल 44 में है। ये सब डीपीएसपीज हैं, है ना। इसके बाद ऐसे ही हमारी जो विदेश नीति को निर्धारित करता है या विदेश नीति का थोड़ा बहुत आकलन जिससे होता है वो है आर्टिकल 51 में है। तो उसमें इंटरनेशनल पीस के बारे में बताया गया है। और इसमें एक और आता है 51A, आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई हैं, कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई हैं और ये सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लाई गई हैं, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई हैं।
51 ए। इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं पार्ट 5 पे, पार्ट 5 है दी यूनियन या फिर संघ, दी यूनियन या फिर संघ। ये कहां से कहां तक है? तो ये है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक, आर्टिकल 52 से 151 तक। इसके हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं द यूनियन के, पार्ट 5 के द यूनियन के। वो क्या क्या है? फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव कहां से कहां तक है? तो ये है द आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक। क्या? द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव अर्थात द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं वो किसमें दिए गए हैं? आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक दिए गए हैं। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं 60, जैसे कि क्या है 60 है, जैसे 60 है कि राष्ट्रपति की ओथ है वो किसमें दी गई है? तो आर्टिकल 60 में दी गई है। राष्ट्रपति का जो इंपीचमेंट है कि इंपीचमेंट के थ्रू हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, वो किसमें दी गई है? तो वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 72 में दी गई है। जो इंपीचमेंट वाला है कि इंपीचमेंट प्रोसीजर जो है ये कहां से लिया गया है? तो इंपीचमेंट प्रोसीजर यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब यदि मैं आगे बढ़ूं, ये किसमें था? ये द एग्जीक्यूटिव पार्ट है, ये द एग्जीक्यूटिव चैप्टर है। कहां से कहां तक है? 52 से 78 तक। इसके बाद जो द यूनियन का सेकंड चैप्टर है वो है दी पार्लियामेंट। तो इसमें पार्लियामेंट के जो भी आर्टिकल्स है कहां से कहां तक है? तो वो है आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक। आर्टिकल 79 ये शुरुआत के ही बड़े इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 79 क्या है? आर्टिकल 79 है जो कि इसको हम एक मतलब संसद का गठन, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 क्या है? तो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 81 क्या है? आर्टिकल 81 है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो ये तीनों एक साथ है, 79, 80 और 81, ये तीनों एक साथ है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर और जो राज्यसभा स्पीकर है उनके बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो क्या क्या हैं? तो वो है 89 और 93। 89 किसका आर्टिकल है? आर्टिकल 89 है राज्यसभा के स्पीकर का, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और द स्पीकर ऑफ लोकसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 93। ऐसे ही आगे हम पढ़ते हैं कि जो आर्टिकल 100 है वो कोरम का है। आर्टिकल 102 जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का है। ऐसे ही जो अगर हम आगे बढ़े तो मनी बिल आर्टिकल 110 है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इस पूरे चैप्टर में, है ना। आर्टिकल 112 क्या कहता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बजट होता है, उसको संविधान की भाषा में ये लिखा गया है क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आर्टिकल 114 क्या कहता है? तो एप्रोप्रिएशन बिल है। ऐसे ही और भी आर्टिकल्स है। 108 जो छूट गया, आर्टिकल 108 है जॉइंट सिटिंग द पार्लियामेंट। ये कहां से लिया गया? जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये हमने धीरे धीरे सोर्सेस भी इसके साथ साथ ही याद कर सकते हैं हम क्वेश्चन के साथ साथ। तो 108 आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो दोनों हाउसेस हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जॉइंट सिटिंग इन द पार्लियामेंट, और ये ऑर्डिनरी बिल पे लाई जाती है। और इसके बाद और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये हैं कौन से चैप्टर में? सेकंड चैप्टर में पार्लियामेंट। कहां से कहां तक? 79 से आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक। इसके बाद थर्ड चैप्टर द यूनियन का पार्ट 5, द यूनियन का थर्ड चैप्टर है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 123। इसमें एक ही आर्टिकल आता है, वो है आर्टिकल 123। इसमें क्या है? इसमें जो राष्ट्रपति है उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके साथ साथ हम एक और गवर्नर के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी पढ़ते हैं, वो है 214 में, आर्टिकल 214 में, सॉरी 213 में। और तो 123 में है ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किसकी? प्रेसिडेंट की। और 213 में है किसकी? गवर्नर की ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अब ये हो गया थर्ड चैप्टर किसका? द यूनियन का, की लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट।
आर्टिकल 123। अब इसके बाद जो चैप्टर 4 है पार्ट 5 का, वो है द यूनियन जुडिशरी। द यूनियन जुडिशरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह आते हैं, जैसे कि 124 में क्या आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया। ऐसे 214 में हाई कोर्ट आ जाएगा। तो 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। और इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू का एक आर्टिकल होता है। जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है, तो जुडिशियल रिव्यू भी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इसके बाद ये कहां से कहां तक थे, कौन से यूनियन जुडिशरी कहां से कहां तक है, ये है 124 से लेकर के 147 तक। इसके बाद जो चैप्टर 5 हम पढ़ते हैं किसमें, द यूनियन में, पार्ट 5 में, वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। कहां से कहां तक है, आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। आर्टिकल 148 केवल इसी का आर्टिकल है, किसका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक संवैधानिक पद है। इसके बाद इसकी हमने शपथ भी पढ़ी थी शेड्यूल 3 में, इसके प्रिविलेजेस भी पढ़े थे, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस, किसमें, शेड्यूल 2 में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, वही ये ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अब अभी ये वर्तमान में शायद श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इसके बाद जो 6 पार्ट है द स्टेट। 6 पार्ट है द स्टेट, कहां से कहां तक है, यह है आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 तक। आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक क्या, द स्टेट। अब इसके 6 चैप्टर्स पढ़ते हैं हम। पहला चैप्टर है जनरल, जिसमें कि आर्टिकल 152 आता है। इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, इसीलिए इसको अलग किया गया है। इसमें तो एक स्टेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी फंडामेंटल राइट्स के लिए, जो कि थी आर्टिकल 12 में, और एक स्टेट की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं किसके लिए, पूरे जो स्टेट्स हैं हमारे उनके लिए, वो क्या है, वो किस आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 152 में, और पार्ट 6 के चैप्टर 1 में। पार्ट 6 का चैप्टर 2 क्या है, वो है द एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि गवर्नर की पोस्ट आ जाती है, द गवर्नर। इसके आर्टिकल कहां से कहां तक हैं, इसके आर्टिकल हैं 153 से लेकर के 167 तक। इसमें जैसे कि प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, ऐसे गवर्नर के भी हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। इसके बाद आता है पार्ट 6 का चैप्टर 3, वो क्या है, वो है द स्टेट लेजिस्लेचर। वो कहां से कहां तक है, वो है 168 से लेकर के और 212 या फिर आर्टिकल 212 तक। तो ये क्या है, द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें विधानसभाओं का गठन, या फिर जो कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आ गया, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर आ गया, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गया, ये सब किस में आता है, ये सब इसमें आता है। जैसे कि हम वहां पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, उसी के साथ साथ हम यहाँ पे ये सब कुछ पढ़ते हैं स्टेट के परिप्रेक्ष्य में। अब चैप्टर 4, पार्ट 6 का चैप्टर 4 है द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। जैसे कि हम लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ी थी 1 to 3 में, ऐसे ही 213 में हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर चैप्टर 4 में। किसके पार्ट 6 के चैप्टर 4 में। पार्ट 6 का चैप्टर 5 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट, या फिर द स्टेट के जो हाई कोर्ट्स हैं, स्टेट के हाई कोर्ट्स, उसके बारे में है। कहां से कहां तक है, तो वो है 214 से लेकर के आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 232 तक। तो इसमें हाई कोर्ट्स के आर्टिकल्स हैं। इसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो पार्ट 6 का चैप्टर 6 है, वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब जो हाई कोर्ट्स के अंडर आते हैं, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, वो सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है, ये है आर्टिकल नंबर 233 से आर्टिकल 237 तक। अब यदि मैं ये हमने 6 पार्ट्स पढ़ लिए, अब 7th पार्ट जो है वो रिपील्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिपील हो चुका है, उसको अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 8।
पार्ट 8 है द यूनियन टेरिटरीज, द यूनियन टेरिटरीज। ये कहां से कहां तक है? ये है आर्टिकल 239 से 242 तक, आर्टिकल 239 से 242 तक वो क्या है? द यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद पार्ट 9, पार्ट 9 क्या है? पार्ट 9 है द पंचायत, द पंचायत। ये कहां से कहां तक है द पंचायत? द पंचायत है 243 से लेकर के 243 ओ तक, द पंचायत। हम पार्ट 9 ए भी पढ़ते हैं और पार्ट 9 बी भी पढ़ते हैं इसके साथ साथ। पार्ट 9 ए में है द म्युनिसिपैलिटीज और पार्ट 9 बी में है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। द म्युनिसिपैलिटीज पार्ट 9 ए, मतलब पार्ट 9 ए जो है वो कहां से कहां तक है? वो है 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। और द जो पार्ट 9 बी है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो कहां से कहां तक है? वो है पार्ट 9, वो है आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर के आर्टिकल 243 जेड टी तक। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं पंचायत के और म्युनिसिपैलिटीज के, वो मुख्यतः 3 ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि एक होता है कजा, एक होता है आई वाई और एक होता है डीटी। कजा अर्थात के एन जेड ए, 243 के, 243 के होता है पंचायत के इलेक्शंस, इलेक्शंस ऑफ द पंचायत। जेड ए आर्टिकल 243 है इलेक्शंस ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। ऐसे ही आई वाई 243 आई है फाइनेंशियल कमीशन ऑफ द पंचायत और 243 वाई है फाइनेंशियल कमीशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। ऐसे डीटी आता है, डीटी क्या होता है? 243 डी है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत एंड 243 टी है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन म्युनिसिपैलिटीज। ये इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इस पार्ट 9 के। इसके बाद पार्ट 10 आता है, वो आता है 244 से लेकर के 244 ए तक। वो क्या है? वो है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। इसके बाद पार्ट 11, पार्ट 11 क्या है? पार्ट 11 है कि द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। वो है पार्ट 11, कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक। अब इसके बाद जो इसी के अंदर हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं, वो है पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस, सेकंड पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है वो कहां से कहां तक है? वो है आर्टिकल 243 से लेकर के 245 से लेकर के और 255 तक। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं वो है 255 से 263 तक। इसके बाद जो ये लेजिस्लेटिव रिलेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं? इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जैसे आते हैं 249 या फिर इससे पहले 248। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें रेसिड्यूरी पावर्स हैं। किसमें? आर्टिकल 248 में रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ द यूनियन। तो ये रेसिड्यूरी पावर्स कहां से ली गई है? ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। रेसिड्यूरी पावर्स कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 248। आर्टिकल 249 में एक राज्यसभा की 2 इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं, उसमें से एक पावर है 249 में, आर्टिकल 249 में, जो कि है किसमें? पार्ट 11 के लेजिस्लेटिव रिलेशंस में। और राज्यसभा की जो सेकंड पावर होती है वो 312 में है कि वो ऑल इंडिया सर्विस बना सकता है, ऑल इंडिया सर्विस का अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है, वो है आर्टिकल 312 में। ऐसे ही एक राज्यसभा की एक पावर यहां पे है आर्टिकल 249 में। वो क्या है? तो वो है कि ये किसी भी राज्य सूची के विषय को या फिर किसी भी स्टेट लिस्ट के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और उस पर संसद को 1 साल की अवधि के लिए नियम बनाने का अधिकार दे सकती है। किसको? संसद को। कौन? राज्यसभा। कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 249 में लिखा गया है। ये लेजिस्लेटिव रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसे ही और भी इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं कि जैसे कि यदि 2 या अधिक
राज्य अगर दो या अधिक राज्यों की अगर अनुमति हो तो जो जो पार्लियामेंट है वो उनके लिए रूल्स, वो उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे उनके लिए रूल्स बना सकती है। ऐसे इसमें इस पार्ट में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अन्य आर्टिकल्स हैं। अब यदि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जो पार्ट 11 का सेकंड चैप्टर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, उसमें वो कहां से कहां तक था, वो है आर्टिकल 255 से लेकर के आर्टिकल 263 तक। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 262 और 263। 262 है इंटर स्टेट जो वाटर ट्रीटीज होती हैं, जो इंटर स्टेट जो पानी के जल विवाद होते हैं वो किस में आते हैं, वो किससे सुलझते हैं, वो होते हैं आर्टिकल 262 से। कौन से उसमें है, कौन से आर्टिकल में है, 262 में है, कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 11 में है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में है। ऐसे ही हम पढ़ते हैं आर्टिकल 263, इसमें है, इसके अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल किसमें, आर्टिकल 263 में। इसके बाद आता है पार्ट 12। पार्ट 12 है फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड सूट्स। फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये कहां से कहां तक है, तो ये है आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक। इसके हम 4 चैप्टर्स पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है फाइनेंस, वो कहां से कहां तक है, वो है आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 291 तक फाइनेंस। इसमें हम जो यूनियन है या फिर जो स्टेट है वो किस प्रकार से वो उसके कर ग्रहण करने की जो शक्ति है उसका वर्णन किसमें मिलता है, तो उसमें उसका वर्णन इनमें मिलता है, जो फाइनेंस पार्ट है इसमें मिलता है 264 से लेकर के 291 तक। इसके बाद जो हम पार्ट 12 का सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं वो है बोरोइंग, वो है आर्टिकल 292 से लेकर के आर्टिकल 293 तक। इसके बाद जो चैप्टर 3 हम पढ़ते हैं पार्ट 12 का, वो होगा सूट्स, प्रॉपर्टीज, सूट्स, ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज एंड राइट्स। ये है चैप्टर 3। कहां से कहां तक है, तो ये है आर्टिकल 294 से लेकर के आर्टिकल 300 तक। इसके बाद चैप्टर 4 हम पढ़ते हैं पार्ट 12 का, वो होगा राइट टू प्रॉपर्टी। ये वही है जो 300A में लाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू, 31 से लेकर के और 19F से लेकर के, 19 क्लॉज F से लेकर के ये लीगल राइट बना दिया गया। अब ये आप किस पार्ट में है, तो ये पार्ट 12 में है, 4th चैप्टर और 300A आर्टिकल में। इसके बाद जो हम 13th पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट 13, वो है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स कहां से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इसके बाद है पार्ट 14, वो क्या है, वो है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसके अंतर्गत ये कहां से कहां तक है, तो ये है आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक। इसके पहले का जो पार्ट 13 था उसके मैं आर्टिकल्स बताना भूल गया। जो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, पार्ट 13, उसके आर्टिकल्स कहां से कहां तक हैं, तो वो है आर्टिकल 301 से लेकर के आर्टिकल 307 तक। इसके बाद आता है पार्ट 14 जो कि है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसके आर्टिकल हैं आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक। इसमें हम 2 चैप्टर्स पढ़ते हैं या फिर 2 क्लॉज पढ़ते हैं, वो होंगे, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है सर्विसेज और सेकंड है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन। जो सर्विसेज है वो है आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 314 तक। इसी में ऑल इंडिया सर्विसेज का जो सृजन था जो 312 से हो रहा था वो भी आ रहा है। और इसके बाद जो चैप्टर 2 था वो क्या था, वो था पब्लिक सर्विस कमीशन, PSC।
पब्लिक सर्विस कमीशन ये कहां से कहां तक है, ये है आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी वो किसमें है, तो वो आर्टिकल 315 में है। इसके बाद जो पार्ट 15 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में हुआ इलेक्शंस, वो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक इलेक्शंस। इसके बाद पार्ट 16 है the provisions relating to certain castes, और ये कहां से कहां तक है, तो ये है आर्टिकल 330 से लेकर के आर्टिकल 330 से लेकर के आर्टिकल 342A तक। अब इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं 330 एक इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो किसके द्वारा दिया गया है, वो रिजर्वेशन इन दी सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 रिजर्वेशन इन दी सीट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे ही हम एंग्लो इंडियंस का पढ़ते थे कि 331 और 332 जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से हटा दिया गया है। और ऐसे ही इसमें एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि 338, आर्टिकल 338 जो कहता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 ए क्या है, 338 है ए है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, और 333 बी क्या है, 333 बी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ऐसे इसमें और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या आते हैं पार्ट 16 में, तो वो आते हैं 341 है शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल, शेड्यूल ट्राइब का आर्टिकल है 342 ए क्या है, तो 342 ए है इकोनॉमिकल एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का आर्टिकल, कौन सा, 342 ए। इसके बाद हम पार्ट 17 यदि पढ़ें, पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज का। ऑफिशियल लैंग्वेज, वैसे तो जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं अभी प्रेजेंट में, वो किस में दी गई हैं, शेड्यूल 8 में दी गई हैं, किंतु जो उसके पार्ट है वो कौन सा है, वो 17th पार्ट है। कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 तक। इसमें हम 4 चैप्टर्स पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है पार्ट 17 में, पार्ट 17 का पहला चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, जो है आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 344 तक। इसके बाद है सेकंड जो चैप्टर हम पढ़ते हैं वो होगा रीजनल लैंग्वेजेस का। रीजनल लैंग्वेजेस वो है आर्टिकल 345 से लेकर के आर्टिकल 347 तक। इसके बाद चैप्टर 3 जो हम पढ़ते हैं पार्ट 17 में, वो होगा लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ये कहां से कहां तक है, तो ये है आर्टिकल 348 से लेकर के 349 तक। इसके बाद चैप्टर 4 जो हम पढ़ते हैं पार्ट 17 में, तो वो होगा स्पेशल डायरेक्टिव्स। कहां से कहां तक है, तो वो है आर्टिकल 350 से लेकर के आर्टिकल 351 तक। इस प्रकार से ये पार्ट 17 खत्म होता है। इसके बाद आता है पार्ट 18। पार्ट 18 है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से कहां तक है, आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक। इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो है 352, 356 और 360। 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 3 राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल्स, और जो 360 है वो है
फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक भारत में नहीं लगी है। इसके बाद ये हो गए इमरजेंसी प्रोविजंस, कहां से कहां तक है, 352 से 360 तक। कहां से लिए गए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। इसके बाद आता है पार्ट 19। पार्ट 19 है मिसलिनियस। मिसलिनियस कहां से कहां तक है, इसमें डेफिनेशंस दी गई है, जैसे शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन दी गई है, शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन दी गई है 365 में, 366 में, 364 में, ऐसे डेफिनेशन दी गई है। किसमें, मिसलिनियस में। कहां से कहां तक है, पार्ट 19 में है। कहां से कहां तक है, आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक है। इसके बाद पार्ट 20 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 368। और पार्ट 20 क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आर्टिकल 368। इसमें पहले जो मूलभूत संविधान था उसमें प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट दिया गया था, बाद में इसमें सख्ती भी ऐड की गई कि जो पार्लियामेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की सख्ती है, वो भी इसमें दी गई है। इसके बाद या फिर उसकी सख्ती का जो विस्तार है वो कहां तक है, वो भी अब इसमें दिया गया है आर्टिकल 368 में। इसके बाद पार्ट 11 है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 369 से लेकर के आर्टिकल 392 तक क्या है, पार्ट 11 है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। जैसे कि इसमें 370 था, आर्टिकल 370 तो इसी पार्ट में था। कौन से पार्ट में, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। किसमें, पार्ट 21 में, जो कि अब हट चुका है। इसके बाद लास्ट पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्ट 22। वो है कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, तो वो किसमें है, पार्ट 22 में है। कहां से कहां तक है, आर्टिकल 393 से लेकर के 395 तक है। तो ये हमारे सारे पार्ट्स यहीं पे एंड होते हैं। इसके बाद यदि मैं सोर्सेस को एक साथ बताऊं, अभी मैंने सोर्सेस को अलग अलग बताया, एक साथ यदि बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया गया, तो शुरू करता हूं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है फेडरल स्कीम और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, जुडिशियरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर, और ये सब कुछ लिया गया है किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसे ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक अलग चीज होती है और रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ये एक अलग है। रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ लिया गया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, और रूल ऑफ लॉ लिया गया है किससे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है रूल ऑफ लॉ, बाइकैमरलिज्म, प्रीरोगेटिव रिट्स एंड कैबिनेट सिस्टम, जो हमारी कैबिनेट सिस्टम है, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री सिस्टम और ये सब कुछ किससे लिया गया है, और सिंगल सिटीजनशिप, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, सिंगल सिटीजनशिप किससे लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इसके बाद यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पीचमेंट, जो कि आर्टिकल 61 था, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहां से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऐसे ही सेकंड चीज जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। थर्ड जो चीज ली गई है वो है कि प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, वो कहां से लिया गया है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स किससे लिए गए हैं, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। अब इसके बाद आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, पार्ट 4 था, जो कि कहां से कहां तक था, आर्टिकल 36 से 51 तक था, 51A तक, कहां से लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसे ही नॉमिनेशन ऑफ
मतलब प्रोसीजर ऑफ नॉमिनेशन इन दी राज्यसभा, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो 80 के क्लॉज 3 में आता है, आर्टिकल नंबर 80, जिसमें कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा था। उसी के अंतर्गत क्लॉज 3 में क्या दिया गया है? तो उसके अंतर्गत दिया गया कि नॉमिनेशन ऑफ कि 12 लोग जो होंगे वो नॉमिनेट होंगे राज्यसभा में 4 क्षेत्रों से, कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा, 12 लोग। इसके बाद जो और क्या क्या लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से? तो और प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कहां से लिया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जो कि किसमें था? जो कि अनुसूची 7 में या फिर शेड्यूल 7 में था, तीसरी अनुसूची थी। उसमें हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ी थी। जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ऐसी प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो कहां से ली गई है? लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ऐसे ही 108, आर्टिकल 108 क्या है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये सब कुछ लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये कहां से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहां पे पढ़ा था हमने? पार्ट 13 में पढ़ा था। ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। इसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या लिया गया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेकंड की क्या ली गई है? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। ये कहां से लिया गया है? ये प्रोसेस ये ली गई है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद वेस्टिंग ऑफ द रेसिड्यूरी पावर्स टू द सेंटर्स, तो रेसिड्यूरी पावर्स जो सेंटर को दी गई हैं वो कहां के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर दी गई हैं? वो दी गई हैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के। इसके बाद वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया है? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद जो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन के से क्या लिया गया है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है, आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहां से ली गई है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और एक और चीज है जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जस्टिस, 3 प्रकार के जो जस्टिस दिए गए हैं, 3 टाइप्स के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वो कहां से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, 3 प्रकार के जस्टिस। इसके बाद फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से वही प्रियम्बल में जो 3 शब्द हैं, 3 मुख्य शब्द हैं, 3 आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है, वो है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद आता है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन या फिर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? उससे लिया गया है आर्टिकल 368, जो कि है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऐसे ही एक और चीज साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, वो है इलेक्शन, प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो इलेक्शन होगा वो उसका जो प्रोसीजर है वो कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऐसे ही जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है रूल एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो ये सब सोर्सेस हैं, हमें ये सब हम याद कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले। और यहीं पे मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं। थैंक यू।